कि आप हाल ही में जरा मिलकर आए हैं सुहेल अफरीदी साहब से, मुझे जरा ये तो बताइए कह क्या रहे हैं। वो कंप्रोमाइज हैं। अच्छा। दूसरा वो इमरान खान से लायल नहीं है। हम्म। तीसरा ये कि उन्होंने 27 सितंबर की डेट दे के लाल बत्ती के पीछे लगा दी है। इस पे वो बहुत कैटेगोरिकली कहा कि मैंने कश्तियां जला दी हैं और अगले 10 दिन में आपको नजर आ जाएगा कि मैं 27 के हवाले से कितना सीरियस हूँ। और मैं आपको इसी में खबर दे रहा हूँ कि वो लाहौर आ रहे हैं। इस पे तो मैंने जिस दिन से ऐलान किया उसी दिन से बहुत प्रेशर आना शुरू हो गया। कराची में काकरोच या जेनजी ये रजा वाले इशू के ऊपर मुझे ये लगता है कि वो बाहर निकल आए हैं और वो खड़े हो जाएंगे। एक दिन होगा हम गुड्स ट्रांसपोर्टर का ढोल बजाते रहेंगे और लोग अपने नौजवानों की लाशों के ऊपर इंसाफ तलाश करते रहेंगे। आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर मारने वाले इतने ताकतवर हैं कि वो मरने के बाद जो खून है ना, जब वो खून इंसाफ तलब करता है तो उसी इंसाफ भी नहीं तलब करने देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, एक जानिब सड़कों पर एहतजाज और सियासी कशीदगी के इम्कानात बढ़ रहे हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की बातें जारी हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज है, इसकी संजीदगी, इसकी नाकामी और इसकी कामयाबी का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कल गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी साहब से चंद सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स और कुछ डिजिटल जो जर्नलिस्ट हैं उन लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में उन्होंने क्या पैगाम दिया 27 सितंबर के हवाले से कि जो तहरीक चलने जा रही है इसका अंजाम क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, इस हवाले से उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट को अपनी राय से आगाह किया है। उन्हीं में से इसाराना साहब है जो कि हमारे मुस्तकिल पैनलिस्ट हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को करने क्या जा रही है। लेकिन इसी असना में हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत दी गई है। अब ये मुज़ाकरात की दावत जो है वो माजी में भी कई बार दी जा चुकी है, लेकिन क्या इस बार हुकूमत संजीदगी दिखाएगी ऑपोजिशन के साथ? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ताहम मुल्की मईशत को भी नए चैलेंजेस का सामना है। 27 सितंबर को तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की कॉल तो दे रखी है, वो तो हमने इसको डिस्कस कर लिया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आजाद कश्मीर के इंतखाबात कल के हवाले से अगर मैं बात करूं, 10 अगस्त की तारीख है और कल 4 हलकों में पोलिंग होनी है। वहां पर तीसरे मरहले के ये हतमी पोलिंग होगी जिसके बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वहां पर मैदान मारने में कामयाब हुई है। पहले 2 मरहलों के नतीजे आपके सामने हैं। नून लीग वाज़ेह अक्सरियत के साथ बज़रियाम पर और यही वजह है कि ये कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त दर्दे सर बन चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान धांधली समेत दीगर ऐसे कई इख्तिलाफात जन्म ले चुकी हैं कि जिसके बाद ऐसा लगता है कि आजाद कश्मीर इंतखाबात के बाद मुल्की सियासी मंजरनामा आखिर होगा क्या? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात के बाद खामोश हो जाएगी या एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा? क्योंकि अब ये खबर सामने आ रही है कि राना सनाउल्लाह साहब की भी जानिब से बताया गया है कि कुछ मुशावरत की गई है, कुछ लोग मिले हैं, पीपल्स पार्टी को पैगाम पहुंचाया गया है कि मुज़ाकरात की तरफ आए, लेकिन पीपल्स पार्टी फिलहाल हमें संजीदा नजर नहीं आ रही। तो एक तरफ अपोजिशन, दूसरी तरफ इत्तेहादी और फिर ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जो कि इकोनॉमी के लिए बड़ी ही जो है ना इस वक्त बुरी साबित हो सकती है, जिस तरीके से हम इस वक्त हुकूमती मसाइल को देख रहे हैं और गवर्नेंस के मामलात को। आज हमारे कोर टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसाराना साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सलमान आबिद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और राना शहरियार प्रोग्राम में आगे चलकर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। राना साहब सबसे पहले आपसे आगाज करते हैं क्योंकि इसाराना साहब, ठीक है ना, इसाराना साहब सबसे पहले आपसे इसलिए आगाज कर लेते हैं कि आप हाल ही में जरा मिलकर आए हैं सुहेल अफरीदी साहब से, मुझे जरा ये तो बताइए कह क्या रहे हैं, क्या हिकमत अमली है, क्या स्ट्रेटेजी है लॉन्ग मार्च को लेकर? क्योंकि खबरें तो कुछ इस तरह की कि इस बार अगर हम आएंगे तो हम जाने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, अलबत्ता ये रिहाई तहरीक नहीं है, रसाई तहरीक जरूर है। एक्चुअली तो जो कल की उनकी मुलाकातें थी ना, हाँ, जो जितना मैं समझा हूँ वो कुछ परसेप्शंस को खत्म करने की कोशिश थी। परसेप्शन क्या जमात के बारे में या खुद उनकी जात के बारे में? अच्छा। में जमात के बारे में तो फिर जमात के जो मेन लीडरशिप है वो खत्म करेगी। सही। उनके मुतालिक एक तो ये परसेप्शन के वो कंप्रोमाइज हैं। अच्छा। दूसरा वो इमरान खान से लायल नहीं है। तीसरा ये कि उन्होंने 27 सितंबर की डेट दे के लाल बत्ती के पीछे लगा दी है। ये 3 बेसिक चीज़ें थी जो मैंने कल फील किया उनकी मुलाकातों का मतलब। अच्छा। तो
वो somehow डायरेक्टली इन तीन चीज़ों को ही एड्रेस करते नजर आए। सही है। तो मेरी उनसे कोई 1 घंटे की मुलाकात हुई है। ठीक। तो मैंने उनसे इसी हवाले से सवाल किया कि आपके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि आप तो कंप्रोमाइज हैं। हाँ। तो शायद वो मैंने बहुत सीधे सवाल डाल दिए। ठीक हाँ, है भाई, ठीक है, लोगों के ज़हनों में सवाल है, हर सहाफ़ी के ज़हन में ये सवाल है। तो उन्होंने इस पे वो बहुत कैटेगोरिकली कहा कि मैंने कश्तियाँ जला दी हैं और अगले 10 दिन में आपको नजर आ जाएगा कि मैं 27 के हवाले से कितना सीरियस हूँ। अच्छा, कुछ उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई है वैसे कि करने के जा रहे हैं? वो उन्होंने कहा कि जी हमने कुछ चीजें हैं जो हमने पब्लिक करनी ही नहीं, कि हम करेंगे क्या। ओके। वो हमारा ये टॉप सीक्रेट है। वह शाहिद खटक मिनिस्टर भी मौजूद थे। अच्छा। वजीर इत्तलात शफी जान भी मौजूद थे। और मैं आपको इसी में खबर दे रहा हूँ कि वो लाहौर आ रहे हैं। वो लाहौर आ रहे हैं? लाहौर आ रहे हैं। इस बार इस्लामाबाद ही जा रहे हैं? नहीं। हाँ। वो क्या कहते हैं, जो उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की है ना, ठीक है, उसके लिए वो लाहौर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि केपी तो सारा बॉइलिंग पॉइंट पे है, लेकिन पंजाब जो है उधर से कोई इतना बड़ा रिस्पांस नहीं है। अच्छा। और उनकी बात का मकसद ये था कि ये जरूरी नहीं कि इमरान खान की रिहाई के लिए केपी ने ही सब कुछ करना है, बाकियों को भी कुछ करना चाहिए। तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये उन्होंने किसी को कहा नहीं है, ना ही मेरे कानिज के है, लेकिन मैंने उनकी बातों से जो अंदाजा लगाया है वो ये कि वो लाहौर आ रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे, और यहाँ पे आके वो 10-15 दिन एक लोगों के अंदर फिरेंगे। ये पंजाब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सही। दूसरा मैंने उन्हें कहा, मतलब एक हम पॉलिटिकल क्योस देखेंगे पंजाब में। ये तो पंजाब हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्योस करती है कि नहीं, और कब तक आने के हवाले बस से ये बस कमिंग डेज के अंदर। अच्छा। दूसरा सवाल मैंने उनसे कहा कि आप तो एस्टेब्लिशमेंट से मिल गए में। हाँ। तो उस पे उन्होंने कहा कि जी ये आपको ये चंद दिनों में नजर आ जाएगा कि मैं मिला हूँ या नहीं मिला हूँ। मेरे तो ये ऐलान के बाद ही मुझसे एस्टैब्लिशमेंट से मिलना कोई बुरी बात थोड़ी है। वो एक सूबे के मिनिस्टर हैं, वो गवर्नेंस के मामलात होते हैं सर। नहीं वो वाला मिलना नहीं, मैं वो वाला मिलना कह रहा हूँ जो मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहती हैं। ठीक है ना, मैं उस वाले मिलने की कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने उस वाले मिलने की कहा कि आप मिल गए, तो उन्होंने कहा कि ये आपको अगले 10 दिन में नजर आ जाएगा। मुझ पे तो मैंने जिस दिन से ऐलान किया उसी दिन से बहुत प्रेशर आना शुरू हो गया है। अच्छा, आप चूंकि उनसे मिल ही गए हैं तो एक सवाल का जवाब अगर आपने उनसे लिया हो या ना लिया हो, मेरा एक सवाल है ये, आपने उनसे कुछ पूछा है कि ये एहतजाज किस तरीके से होगा, लीड कौन करेगा? लीमा खानम साहिबा लीड करेंगी, वो करेंगे, या मरकजी क़यादत करेगी? लेके कौन चल रहा है सर इस चीज को? मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपने ये ऐलान किया और अलीमा आपा को एतमाद में नहीं लिया और वो नाराज हो गई। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि खानदान इमरान खान का अलहदा है और आपकी स्ट्रेटेजी अलग है। तो उस पे उन्होंने 12 यही कहा कि वो हमारी माँ की जगह हैं और हम उन्हें मना लेंगे, उन्हें कुछ हो गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में आप अलीमा खानम का मेरे लिए बयान भी सुन लेंगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। वो एक जुमला बार बार कहते रहे कि मैंने कश्तियाँ जला दी हैं, और ये कोई 2-3 दफा उन्होंने कहा कि मैंने कश्तियां जला दिया। मुझे नहीं पता कि ठीक है, इस बात का क्या मतलब दिया जा सकता है सलमान बिन साहब कि मैंने कश्तियां जला दी हैं? और आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पर लाहौर के आके लाहौर की क़यादत को मोबिलाइज किया जाएगा, या वो अपने इत्तेहादियों को भी मोटिवेट करेंगे, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, क्या उनको भी शामिल किया जाएगा? इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले जो हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा? आप किस तरीके से देखते हैं? पिछले 3 बरसों में PTI की मौजूदा क़यादत जो इस वक्त सामने मौजूद है, वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से इमरान खान के दिफा में कुछ नहीं कर सकी, और इमरान खान को कोई बड़ा रिलीफ या इमरान खान के साथियों को कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल सका है। और पार्टी जो है वो ज़ाती लड़ाइयों के अंदर, दाखिली लड़ाइयों में, ज़ाती चपकलिश में इंगेज रही है। अच्छा, अब मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात करवाई जाए, इमरान खान की डॉक्टरों तक रसाई दी जाए, इमरान खान की बुकला तक रसाई दी जाए, इमरान खान की पार्टी के लोगों से रसाई दी जाए। अगर मैं आपसे ये कहूँ एक खबर के तौर पे कि 27 सितंबर से पहले इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात करा दी जाए, और इमरान खान के डॉक्टरों से, उन जो इमरान खान के जाती डॉक्टर हैं उन तक उनकी रसाई दे दी जाए और बुकला तक रसाई दे दी जाए, तो फिर ये इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये लग रहा है, मैं आपको ये खबर के तौर पे भी बात कर रहा हूँ कि हुकूमत एक स्ट्रेटेजी के तौर पर, क्योंकि उनके मुतालबात यही है ना कि रसाई देनी है, तो अगर रसाई मिल गई तो फिर वो लॉन्ग मार्च पीछे रह जाएगा।
क्योंकि हुकूमत, अब देखिए, हुकूमत नहीं चाहेगी कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तरफ वो लाया जाए उनको, और अगर हुकूमत उनको इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए मजबूर करेगी तो उससे एक तलखी पैदा होगी वफाक के दरमियान और सूबे के दरमियान, और एक टकराव पैदा होगा। और मौजूदा जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की और KPK की और कश्मीर की, वहां तो ये टकराव सूट नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है कि PTI ने भी एक अच्छा पैकेज दिया है हुकूमत को, कि और बड़े सेफ पैकेज दिया है कि अगर आप ये इब्तिदाई नुकात पे इत्तफाक कर लें और हमें रिलीफ दे दें तो हम अपना धरना वापस ले लेंगे। तो ये जो 27 सितंबर की डेडलाइन है, इसमें ये आपको एक पेशकश हुकूमत की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से देखने को मिल सकती है, अदालत की तरफ से देखने को मिल सकती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर PTI जाती है इस्लामाबाद की तरफ तो सारा का सारा डिपेंडेंसी उनकी KPK के ऊपर है। पंजाब में तो इस वक्त गवर्नमेंट PMLN की है, वहां तो उनको बहुत ज्यादा सख्ती देखनी पड़ेगी, उनको निकलने की इजाजत नहीं होगी। और बलूचिस्तान के हालात ऐसे नहीं है PTI के हक में, कराची से भी बहुत मुश्किलात होंगी। तो सारा का सारा जोर जो है वो KPK के ऊपर आएगा। अच्छा, KPK के अंदर जो लड़ाइयां हैं उसको तो अभी तक हम देख रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के कॉन्टेक्स्ट में और सोहेल आफरीदी के कॉन्टेक्स्ट में, आतिफ खान के कॉन्टेक्स्ट में, शाहिद खटक एक ग्रुप है, यानी ये सारे लोगों की मौजूदगी में फिर देखना ये होगा कि ये मोबिलाइजेशन हो सकेगी या ये नहीं हो सकेगी। और अगर ये कोई बड़ा इज्तिमा यानी 1-2 लाख लोगों को लेकर इस्लामाबाद में जाने में कामयाब नहीं होते तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और अभी तो देखिए उनका जो मुतालबा है वो इमरान खान की रिहाई नहीं है, रसाई है, जो मैंने शुरू में बात की है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें एक सेफ एग्जिस्ट है गवर्नमेंट के लिए, कि अगर गवर्नमेंट बचना चाहती है इस लॉन्ग मार्च से तो वो उनको एक, जैसे कहते हैं ना, रसाई किसी हद तक उनको इस तरह से दे दे जिससे उनकी बात गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। राना अहमद शरीयार साहब, मुझे ये बताइएगा कैसे वेलकम करेगी क्या कहते हैं पंजाब हुकूमत KPK के मिनिस्टर को, क्योंकि वो यहाँ पर आ रहे हैं और डेफिनेट सी बात है उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट का आगाज भी करना है, स्ट्रीट मूवमेंट का। दूसरा ये भी बड़े शोर हैं सलमान आबिद साहब के, इन तमाम चीजों से पहले मुज़ाकरात हो जाएंगे कामयाब हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, और मुलाकात भी करवा दी जाएगी। कि वाकई मुस्लिम लीग नून मुलाकात करवाने में और एक्सेस देने में संजीदा है? जी, जिस तरह मेरे यहाँ पे सीनियर्स ने बात की है, बिल्कुल वो 100 बिस्मिल्लाह पंजाब की हदूद में आए। पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा और ये पाकिस्तानी है। हमने पहले भी कहा है कि आप के लिए हर डोर ओपन है, लेकिन इंतशार के साथ आप जो है एक राह लेते हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी। ये जब CM बने थे, ये लाहौर तशरीफ लेके आए थे, अपने लाहौर लश्कर के साथ आए थे और इन्होंने पंजाब असम्बली के जो अमारत है, आइनी अमारत है, तारीखी अमारत है, उसके ऊपर इन्होंने चढ़ाई की। जो इन्होंने हमें उस टाइम 31 लोगों की लिस्ट दी थी, उस लिस्ट से इन्होंने मुतरादफ जो है लोगों को अंदर लेके आया, और जहाँ पे जो सिक्योरिटी के इदारे थे उन्होंने उनके साथ बहुत बदमज़गी हुई। ये अपने SOPs के साथ आए और जो ये हमें रिक्वायर करेंगे इंशाल्लाह हम इनको वेलकम करेंगे। सुलेमान साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की कि टेबल टॉक जो है ना वो बहुत जरूरी है और उन्हें टेबल टॉक नजर आ रही है। आप जानती हैं कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा वेलकम किया है टेबल टॉक के लिए और स्टेप फॉरवर्ड भी किया है। और एक इसी तनाज़ुर के अंदर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी आज से 1.5-2 साल पहले, जिसमें इनके उस टाइम के वजीर आला साहब अली अमीन गंडापुर साहब और दूसरे लोग आते थे। वो आके एक पॉइंट के ऊपर डेड ब्लॉक जो है हो गया और उन्होंने जितने भी उनके जो पॉइंट्स माने गए थे उनको उन्होंने छोड़ के तो आगे वहां से वो राह फरार उन्होंने इख्तियार किया। लेकिन अब जो पोजीशन है, अब मुस्लिम लीग नून और हुकूमती बेंचेस और उनके अलाइज पार्टी जो है वो चाहते हैं कि इस डेड लॉक को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान की खातिर सब लोग बैठें और जितनी भी हमारी पॉलिटिकल विजडम रखने वाली जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको उनकी जो हेवन दी जाए, उनको प्लेस दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी लीडरशिप बात भी कर रही है और ये 27 का जो इन सितंबर का इन्होंने जो टाइम दिया उससे पहले चीजें आप बहुत ज्यादा बेटरमेंट की तरफ जाती देखेंगे। चलेंगे तो बड़ी अच्छी बात है अगर कोई पॉजिटिव मूव हमें नजर आती है। बस आपसे एक मुझे आखिरी सवाल लेना है, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। राना साहब, वो भी बड़े शोर है राना साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के पहले ही कुछ ना कुछ मामला तय पा जाएंगे,
सलमान आबिद साहब भी खासी श्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। आपको मुलाकात के बाद क्या लगा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या इस तरह का कोई तासुर दिया गया हो सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से कि अगर पहली बातें मान ली जाती तो ठीक है फिर हम नहीं निकलेंगे, लेकिन अब वाकई वो निकलने की तैयारी से 50 दिन का उन्होंने इतना लंबा गैप दिया है, या फिर मुज़ाकरात की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 50 दिन का दिया? और JUIF और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान साथ जाती हुई नजर आ रही है आपको इनकी? सबसे पहले तो शहरियार जितनी पॉजिटिव बात करते हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि इन जैसे लोग पंजाब के वज़ीर आला बन जाएं। ये जमहूरियत तो खैर कभी पता नहीं आए कि ना आए, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि राना साहब कभी पाकिस्तान पंजाब के वज़ीर आला बने और ये अपने आने वालों को इतने ही खुले दिल से वेलकम करें जितने दिल से कह रहे हैं ये। नहीं तो जो CM KPK के साथ पंजाब ने किया था वो KPK के अवाम ने अच्छा तासुर नहीं लिया था। देखिए, मुझे PTI के ऊपर तो अब रहम आने लग गया है कि वो इमरान खान की रिहाई भूल चुके हैं। यानी अंदाजा करें उन लोगों की बेबसी का कि उन्हें ये नजर आ गया कि हम इमरान खान को रिहा नहीं करा सकते। हम इमरान खान से अगर मुलाकात अदालतों ने करना है ना, अदालतों को छोड़ दें, मैं अदालतों की नहीं बात कर रहा, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि PTI की इससे ज्यादा कमजोरी कुछ नहीं हो सकती कि वो अपने लीडर की रिहाई की अब कोई मुहिम नहीं चला रहे, सिर्फ वो कह रहे कि हमें रसाई दे दो, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात से अगर ये बात हल हो जाए, ये जो गैप 40 दिन का दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान सलमान आबिद की बात में वजन है कि अगर उन्होंने हुकूमत ये चाहती है, हुकूमत नहीं, हुकूमत तो बेचारी पता नहीं क्या चाहती है, वो तो खुद अपने आप को बचाना चाहती है, तो पता नहीं बचती है कि नहीं, लेकिन जिन्होंने भी फैसला करना है उनके सामने ये बात अब क्लियर है कि अगर हम एक मुलाकात करा दें और एक डॉक्टर की रसाई दे दें तो ये वाला सारा मामला टल सकता है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉलिटिकल मूव। ठीक है। और इसका सुहेल आफरीदी के साथ आप लाख उनसे इख्तिलाफ करें, ठीक है, लेकिन इट्स अगर हम पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के ऊपर जिंदा रहना चाहते हैं तो ये सुहेल आफरीदी की बेहतरीन पॉलिटिकल मूव है जिससे हो सकता है कि प्रेशर डेवलप हो जाए और मुलाकात हो जाए। अब देखें ना, कल उन्होंने और उनका इमेज भी क्लियर हो जाएगा। इतने लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं, ठीक है ना। हाँ। मैं भी क्या नाम है, कल वहां नमक खा के आया हूँ, जाहिर गया था, चाय में नमक डला हुआ था, तो लोग तो अब जरा थोड़ा परसेप्शन चेंज होगी, लेकिन ये कि ये एक प्रेशर जो रोज डेवलप होगा ना, उससे हो सकता है कि इमरान खान की मुलाकात। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के हवाले से जिक्र करेंगे कि कल 10 अगस्त है, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं, क्या बनेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इत्तेहाद का। आफ्टर द ब्रेक स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का हतमी मरहला ही कह लीजिए, वो अलग बात है कि 4 हलकों में पोलिंग हो रही है, अभी बाकी के हलकों में पोलिंग जो है वो रोक दी गई है सिचुएशंस को देखते हुए, सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए। मीनवाइल ये जो तीसरी और हतमी पोलिंग है, इसके बाद वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि कौन सी जमात जो है वो अक्सरियत में है, जो कि बहुत ज्यादातर अब लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हमें आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है आज़ाद कश्मीर में, फिर क्या होगा? क्योंकि सलमान आबिद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का लहजा बड़ा तल्ख है, बड़ी सख्ती है, बड़े गरज बरस रहे हैं, बड़ी भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं, और फिर अगर नून लीग अपनी हुकूमत बना लेती है, कामयाब हो जाती है, तो सर इस इत्तेहाद का क्या बनेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी सियासत में एक अमूमी रवायत ये रही है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत बनती है। ठीक सर, ये बात तो हम GB के बारे में भी कहते थे। जीबी से मुख्तलिफ केस है। अच्छा। ये आज़ाद कश्मीर के बारे में ये कहा जाता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों का जो सियासी समझौता है वो इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया हुआ है, ये इन्होंने नहीं किया हुआ। और वो जो इस्टेब्लिशमेंट ने समझौता कराया हुआ है वो एक दूसरे का सियासी बंदोबस्त है। अब पीपल्स पार्टी अगर निकलती है तो ये हुकूमत ही खत्म हो जाएगी, और अगर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से अपने आप को अलग करती है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो ये हुकूमत का जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है, इनमें से अगर कोई मजबूरी के तहत एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश करेगा तो जिन्होंने उसको मजबूरी के तहत जोड़ा हुआ है वो इसे दोबारा जोड़ देगा, ऑप्शन कोई नहीं। इंतखाबात के अंदर तनाव देखने को मिलता है
आपको याद है शहबाज शरीफ साहब किस तरह की गुफ्तगू करते थे, बिलावल भुट्टो साहबा किस तरह के बिलावल भुट्टो किस तरह की गुफ्तगू करते थे, मरियम साहबा किस तरह की गुफ्तगू करती थी, नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत का रिवाज रहा है। अच्छा, फिर एक हमारा प्रॉब्लम यह है कि इंतखाबी नताइज को कोई भी नहीं मानता। आज कोई पार्टी जीतती है तो वो कहती है शफाफ इंतखाबात है, एक पार्टी हारती है वो कहती है धांधली हुई है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये दोनों पार्टियां मौजूदा निज़ाम के अंदर पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगी। जैसे राणा साहब कह चुके हैं, राणा सनाउल्लाह साहब, वो कहीं नहीं जाएंगी। एक बात ये याद रखिएगा, और ये काम करेंगी क्योंकि इस निज़ाम को अगर चलाना है, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी हुकूमत भी चलेगी, यानी एक ऐसा शानदार जुमला उन्होंने कहा है कि निज़ाम भी नहीं चल रहा, निज़ाम भी पैरालाइज्ड हो गया है, निज़ाम भी गिर गया है, और आप 20-30 साल भी इस पे इन्वेस्टमेंट करते रहे, हम यही बातें करेंगे लेकिन हुकूमत चलती रहेगी, वज़ीर-ए-आज़म काम करते रहेंगे। तो आप चला लें इस तरह की हुकूमत, जबकि वो वज़ीर-ए-आज़म के 12 से 18 घंटे काम करने से मुतमईन भी नहीं है। फिर वो कहते हैं 24 घंटे भी काम कर ले तब भी हुकूमत चलती, निज़ाम ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मैं पीपल्स पार्टी का और इनका जो मामला है ना जी, और ये देखिए कितनी शानदार इनका इत्तेहाद है, यानी पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ गेन किया है। बलूचिस्तान में हुकूमत उनकी है, सिंध में उनकी हुकूमत है, गवर्नर पंजाब उनका है, बलूचिस्तान KPK के अंदर उनका गवर्नर है, ये सब कुछ, स्पीकर चेयरमैन सेनेट उनका है, डिप्टी स्पीकर उनका है। अच्छा, फिर कहते हैं जी ये इस हुकूमत के हम इत्तेहादी जरूर है लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। इससे ज्यादा हुकूमत का क्या हिस्सा हो सकता है जहां आपको सब कुछ मिला हुआ है लेकिन आप पावर शेयरिंग के लिए तैयार नहीं है। तो और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, बिलावल भुट्टो से ज्यादा जो बयानात की संजीदगी है ना, वो आप आसिफ अली जरदारी के बयानात में देखा करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी में डिसाइसिव पावर आसिफ अली जरदारी। सर एक मिनट रुकिए, आपने कहा ना कि आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू और उनके रवैये से हमें अंदाजा करना चाहिए कि क्या इस वक्त पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो मैं जरा राना अहमद साहब से बात कर लूं। राना अहमद साहब बड़े नाराज हैं जरदारी साहब, क्या कहते हैं, जजेस की तैनातियों का मामला है। आज भी वाने सदर में एक अहम इजलास हुआ और उसमें भी जाहिर से बातें इसी बेस के ऊपर डिस्कशन भी चलती रही। तो कहीं ना कहीं वो खफा है और कहा जा रहा है कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन ही नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। आपको लगता है कि अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहते हैं तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद आपकी जो इत्तेहादी जमात है वो अपोजिशन बेंचों में जाके बैठ सकती है? नहीं ज़रियाब, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिस तरह सुलेमान साहब ने बताया, ये इलेक्शन पल्स है। इलेक्शन पल्स जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होगा, प्रोसीजर कंप्लीट होगा, तो जो ये पैटी इश्यूज हैं इनको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ये एक पाकिस्तान की सियासत का डायलेमा है कि हर बंदे ने बेसिकली अपने इलेक्शन के नैरेटिव को अवाम में लेके जाना होता है और ये फिर डिसीजन जो है अवाम ने करना होता है। और ये पिछले चंद 1-2 दहाइयों से ये भी मसला बन गया कि जिस बंदे को या जिस पार्टी को अवाम मैंडेट देती है तो दूसरी पार्टी उसको मानने के लिए तैयार भी नहीं होती। आप ये देखें कि अभी 1-1.5 माह पहले जब GB के इलेक्शन के अंदर अवाम ने मैंडेट पीपल्स पार्टी को दिया तो हम लोगों ने तो वेलकम किया उन्हें और कॉन्ग्रेचुलेट का, और हमने उन्हें कहा कि आप आगे कॉन्स्टिट्यूट करें गवर्नमेंट को। अगर इस बार अवाम ने मैंडेट मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में दिया है तो इनको चाहिए था कि ग्रेस और वजादारी के साथ ये उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते और अपनी जो नैरेटिव है वो दूसरे फेज में लेकिन अहमद साहब ऐसा लग नहीं रहा ना कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन ही एक इशू है। जिस तरीके से मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही हैं, जो कि मैंने भी जजेस की तैनातियों के हवाले से भी बात की, ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जिसमें पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ शिकवे शिकायतें हैं आप लोगों से। नहीं जरा ये पैटी इश्यूज हैं, ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये मेरे सीनियर भी बैठे हैं, आप भी समझती हैं चीजों को, आपका बड़ा विजडम है, ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये सिर्फ अब 10 तारीख गुजरने दें और उसके बाद गवर्नमेंट के जो नंबर जिसके पास आएंगे कॉन्स्टिट्यूट होने दें, ये कुछ भी नहीं होगा। ये इसी तरह चलेंगी चीजें और ये जो आप एक क्यास सा क्रिएट हुआ है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये एक पल्स है और इलेक्शन पल्स है और ऑलमोस्ट अवाम ने फैसला दे दिया। 2 फेजेस में तो इलेक्शन हो चुका हुआ है, कॉन्टेक्ट हो चुका है। ध्यान से अंदाजा लगा लें कि मुजफ्फराबाद के अंदर अगर 9 सीटों पे इलेक्शन हुआ है तो 4 इन्होंने विन की हैं, तो 4 पे इलेक्शन सही कंडक्ट हुआ। तो इसका मतलब 5 जो उन्होंने नॉन लोग को दिए हैं वो उस पे इलेक्शन सही कंडक्ट नहीं हुआ। ये सिर्फ एक इलेक्शन की पल है, वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। चीजें जो स्ट्रीम लाइन आएंगी और जरदारी साहब बड़े मेच्योर पॉलिटिशियन है और पाकिस्तान के हेड भी हैं, स्टेट के हेड भी हैं, फेडरेशन के, तो वो बिल्कुल ऐसे कोई मूव की तरफ नहीं जाएंगे। वो पावर शेयरिंग भी कर रहे हैं और इन चीजों को वो बेटर करना जानते भी और बेटर करेंगे। ठीक है राना साहब, आपके बात सामने आ गई, आपका पॉइंट भी सामने आ गया। तो इसार राना साहब ने मुझे ये बताइएगा कि इसका मतलब सब पुरानी तनख्वाहों पर ही काम करते रहेंगे जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, और दूसरा ये भी कि अगर तमाम चीजें ऐसी ही स्मूथली चलनी है, सिस्टम ने भी ऐसे ही काम करना है, तो फिर इत्तेहादियों को भी आपस में इतना तलखी दिखाने की क्या जरूरत है कि कभी कभी आप बिल्कुल ही बाउंड्री से बाहर जाकर छक्के लगाना शुरू कर दें? सिर्फ
की, सॉरी, आज़ाद कश्मीर की। लेकिन आज आपको ये सारांश साहब काफी डाउन लग रहे हैं, कोई वजह है कोई खास? यार वो मैं कल गया हूँ इस्लामाबाद, तो मैं गलती से जीटी रोड से चला गया। अच्छा। तो वो मैं 40,000 सड़कें जो बनाई है पंजाब हुकूमत की तलाश करता रहा। अच्छा। कामों से लेके गुजरा वाले तक उसने गाड़ी का तो इंजर पिंजर नहीं लाया, मेरा हिला दिया। इसीलिए आप थोड़े सुस्त चल रहे हैं। हाँ, तो वो 40,000 सड़कें में ढूंढता रहा। एज फैक्टर है सर, एज फैक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, जीटी रोड जाते जाते जो आपको 40,000 सड़कें नहीं मिली, मुझे ये बताइए कि केपी वालों ने कितनी सड़कें बना दी? मैं कह रहा हूँ वो बुलाएंगे तो बताऊंगा ना। तो क्या कहते हैं, मुझे फिर याद आया कि शायद ये 40,000 सड़कें मरीख के ऊपर बनी है, क्योंकि अब इंसान प्लान कर रहा है मरीख के ऊपर जाने का ना। तो पंजाब हुकूमत चूंकि बहुत ज्यादा एडवांस सोचती है, तो हो सकता है इन्होंने मरीख के ऊपर सड़कें बना दी हो कि मेरी आवाम वहां जाएगी, तो हम वहां पहले सड़कें बना दें। मेट्रो बस भी बंद कर रहे हैं। जी, अब वो गुजरांवाला में शुरू कर रहे हैं। लतीफा ये है कि जो मेट्रो बस लाहौर में नहीं चल पा रही, वो गुजरांवाला के अंदर वो इतना सा शहर है, उसमें भी वो, जैसे आपको याद है कि वो हम कोनिया मार के रास्ता निकालते थे, वो इतने से शहर में कोनिया मार के सड़कों को इधर उधर करके बीच में वो बना दी है, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन एनीवे मैं आता हूँ अब अपनी असल चीज की तरफ। वैसे शहरियार बहुत स्मार्ट आदमी है, उसने हर बात से पहले कहा जी देखें दोनों सीनियर बैठे हुए हैं और आप में बड़ा विजडम है। सानू तिन्ने उन्होंने मुकाई दी, तेन कि मेरे ते गल ही नहीं करनी किसी से। मैं थोड़ी अगुई पहले इतनी तारीफ कर दिया कि आपने मुझ पे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन कश्मीर की कितनी सीटें टोटल? 40-45। वो एक पार्टी को हजम नहीं हो रही, तो एक पार्टी जिसका 8 फरवरी को आपने पूरे पाकिस्तान का मैंडेट उठा लिया, उससे आप कहते हैं कि जी आप सिस्टम का हिस्सा बने और जनाब बात ना करें। वो पार्टी जिसे आपने गिलगित भी दे दिया, वो वहां की 5, 7, 8 सीटें नहीं एडजस्ट हजम कर पा रही। पीटीआई से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारा सब कुछ छीनने के बाद भी तुमने गाने अच्छे गाने। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर रवाज पैदा हो गया है कि जिसकी ताकत उसकी भैंस। अच्छा। ठीक है। चांकिया का जो कानून है ना, वो मुझे यहाँ नजर आता है, क्योंकि इखलाकियात हमारे में से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है। ठीक है ना, तो फिर मेरी बात सुने ना, अगर क्या कहते हैं ये तो आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने इलेक्शन जीता और फिर आप उनसे कह रहे हैं कि आप इस इलेक्शन को माने भी, पीटीआई के वाले से आप बात करें, तो फिर पीपल्स पार्टी भी बुर्दबारी का मुजाहरा करें, जैसे कि खुद मुरली कहती कि भी फिर आप सिस्टम से अलहदा हो जाए। मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे कि अगर वो वाकई अपनी सीटों को लेकर इतने संजीदा हैं, इतने जमहूरियत पसंद है जमात, तो आपको लगता है अपोजिशन बेंचेस में बैठने को तैयार हो जाएगी वो इसकी फौरन बाद? देखिए बात यह कि अगर उन्हें कभी किसी सियाने ने मशवरा दे दिया, मशवरा नहीं हिदायत दे दी। अच्छा। पाकिस्तान में जो सियाने मौजूद हैं जी, अगर उन्होंने हिदायत दे दी तो वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। बिलावल भुट्टो को तैयार किया जा रहा है कि आप अपोजिशन लीडर का रोल निभाने की तैयारी करें, ठीक है ना। तो इससे ये होगा कि माजी में एक वक्त ऐसा था, आप तो खैर पैदा नहीं हुई थी, क्या कहते हैं सलमान आबिद में ख्याल 2-2.5 घंटे का होगा, तो जब क्या कहते हैं एक सदर था, अच्छा, उसका सगा भाई अपोजिशन लीडर था। अच्छा। पाकिस्तान में हिस्ट्री चली है ये, तो अभी भी 2 सगे भाइयों की जोड़ी एक अरसे से पाकिस्तान में रूल कर रही है। सही। ये सिर्फ तब लड़ते हैं जब इन्हें ये डराया जाता है कि गब्बर जेल से बाहर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। गब्बर को जेल में रख के इन्हें बताया गया है कि अगर तुम दोनों ने अच्छे भाइयों की तरह नहीं रहे, अच्छे बच्चे ना, तो गब्बर बाहर आ जाएगा। लेकिन अब इतना सुन लें कि मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कह रही है हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे अच्छे एहतिजाजी बच्चे जमात इस्लामी सड़कों के ऊपर हैं, उनको तो खुद कह के कराया जाता है। चले राना साहब, आप जो मर्जी कहते रहे, मैं तो हमारे हर दिल अजीज मौसम की बातों पर इक्तफा करूंगी कि ये सिस्टम और ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 5 साल पूरे करेंगे, क्योंकि मेरे लिए उनसे ज्यादा बाखबर हल्का या यूं कह लीजिए कि एक मुस्तरद खबर कोई हो नहीं सकती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की एहतजाजी कॉल के हवाले से डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। नासिर, कल से है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज की कॉल और जाहिर सी बात है खबरें ये भी मंजर यहाँ पर आना शुरू हो गई कि
सब्जी और दीगर अशाया खुरनोश की जो रसाई है मंडियों तक वो मुश्किल होती चली जा रही है, तो डेफिनेट सी बात है, पहले ही टमाटर आलू प्याज इतने महंगे हैं, तो आने वाले दिनों में अगर ये एहतजाज होता है तो जो पाकिस्तानी अवाम है डेफिनेट सी बात है उसको खासी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। सलमान आबिद साहब, हुकूमत की तो स्ट्रेटजीज हमने देखी हैं एहतजाजों से निपटने की, क्या नजर आता है आपको कि हुकूमत इस पहिया जाम हड़ताल को काउंटर करने में कामयाब हो पाएगी? और दूसरा ये भी, अगर चले फॉर इंस्टेंट अगर आप किसी के मसल्स भी चेक करना चाह रहे हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन, सर बराह रास्त तो आवाम से मुतासिर होगी ना। देखिए, पहली बात यह कि आप किसी के मसल क्यों चेक करना चाहते हैं? आप उस एहतजाज की कॉल से पहले उनके साथ मामला तय करें ना। मैंने आज जाके सुबह के अखबारात में आप देखें जो लिस्टें आई हैं और जिसमें से रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, 400 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर, वो इजाफा हुआ है। शिमला मिर्च और 500 फिर आप रुपए किलो। रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल बढ़ाते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत फिर आम आदमी को रिलीफ किस तरह से देगी? अब अगर ये ट्रांसपोर्टर जो है, आपको पता है ट्रांसपोर्टर्स जो है जब कोई चीज हड़ताल करेंगे तो आपकी गुड्स जो है वो एक्सेस जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं कि जब एक्सेस उनकी नहीं होती तो फिर वो कीमतें बढ़ा देते हैं। हाँ जी। अच्छा, जब वो कीमतें बढ़ा देते हैं तो बराह रास्त शहरी मुतासिर होते हैं। तो मुझे तो खुद हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें एक तजाद नजर आता है, एक रिएक्शनरी पॉलिसी का। अच्छा जी, पहले आप मसल दिखाएं, हम देखेंगे अगर आप 50,000 बंदे इकट्ठे करने में कामयाब हो गए तो हम आपके सामने घुटने टेक देंगे। अगर आप 500 बंदे इकट्ठे करेंगे तो हम अपने मसल्स टाइट करके हुकूमत आपको ताकत से दबा देगी। तो मैं समझता हूं कि जाती तौर पे ये स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं है। जिन लोगों के भी मसाइल हैं, वो गुड्स ट्रांसपोर्टर के हैं, तो आप उनकी भी बात सुने। जमात इस्लामी वाले लेवी टैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, आज उनका धरना भी जारी है। लेकिन सर कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमतों का तयन हो रहा है, इसने तो मजाक बना दिया ना कौम के साथ, लोगों को ज़हनी तौर पे बीमार कर दिया है। और उसमें फिर आप देखिए कि ये कहा जाता है हम आलमी मंडी की मुताबिक अपनी पेट्रोल की कीमतें रखेंगे। आलमी मंडी की कीमतें तो कुछ और है, आप तो लेवी टैक्स लगा के कीमतें बढ़ा रहे हैं ना। तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये सारा कुछ जो पाकिस्तान में एहतजाज की सियासत हो रही है और लोगों के अंदर एक इस्तराबियत पाई जाती है, परेशानी पाई जाती है अपने रोजमर्रा के मसाइल के बारे में। हमारे यहाँ इन मसाइल को टैकल करने के लिए हुकूमत के महाज पे संजीदगी नजर नहीं आती। हम खुद लोगों को प्रोवोक करते हैं कि वो एहतजाज की कॉल दें, मुजाहरे करें, डेमोन्स्ट्रेशन करें, और फिर आप देखिए कभी टीचर्स मुजाहरे करते हैं, कभी नाबीना अफराद करते हैं, कभी कलेक्ट करते हैं, और कोई किसी की सुनाई नहीं होती क्योंकि कोई आपने काम करना नहीं है किसी का। तो ये मुझे लगता है कि डायलेमा है कि हुकूमत जिस तरह से रिस्पांस करना चाहिए वो इन चीजों का रिस्पांस नहीं कर पाती। सही। हमने अक्सर देखा है साराना साहब अपने घर के किचन को चलते हुए कि जब सब्जियां महंगी हो जाती हैं तो जो वालदा हैं या घरेलू खवातीन हैं, बहनें, माएँ, बीवियां, ओके, आपको सब्जियों से शिफ्ट करके या तो दालों पे ले आती हैं, दालों नहीं तो फिर वो चिकन या गोश्त की तरफ लेके चले जाती हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है सब्जियों का तो फिर आपने कहीं ना कहीं तो अपना किचन डाइवर्ट करना है ना। पर अलमिया ये होगा कि अगर सब्जियां महंगी मिल रही हैं तो फिर आप देखेंगे कि पोल्ट्री की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। सर वहां पे फिर गरीब क्या करेगा? देखें, हम तो बड़े लकी हैं कि अगर हमारे पास पोल्ट्री नहीं होती तो हम सब्जी खा लेते हैं, सब्जी नहीं होती तो दाल खा लेते हैं। पाकिस्तान में तो बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनको ये सोचना पड़ता है कि हमने क्या खाना है, वो खाना भी है तो कहाँ से खाना है। लेकिन वो खैर वो गैर अहम से लोग हैं ना, उनके ऊपर बात करनी बनती नहीं है। उनमें से लोग मर जाएं, उनकी ख्वाहिशें मर जाएं, वो कुचले जाएं, कब्रों में चले जाएं, हसरतें लेके मर जाएं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है ना। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जिनके लिए ये मुल्क बना था, उमरा के लिए, एलीट क्लास के लिए, उनके लिए मुल्क बना था। तो गुड्स ट्रांसपोर्टर हड़ताल कर लेंगे तो मैं और आप सड़कों पर तलाश करते फिरेंगे ना टमाटर। क्या कहते हैं, जिन लोगों के घरों के किचन के कई महीने के एडवांस भरे होते हैं, उन्हें किससे इस बात से परवाह हो जाएगी? ये सोसाइटी इखलाकी तौर पे दम तोड़ चुकी है। कराची में वो लड़का अली रजा जिस तरह कत्ल हुआ है, कत्ल होने के बाद जिस तरह उसके कत्ल को खुदकशी में कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है, बाकायदा छुपाया गया। फिर पुलिस ने एक खोल भी बरामद कर लिए, यानी इतनी एक्टिव पुलिस है कि एक हफ्ते बाद उसने खोल भी बरामद कर लिया। फिर जो उसके लिए पोस्टमार्टम बोर्ड बना, मेडिकल बोर्ड बना, उस बोर्ड को खत्म करा के अपनी मर्जी का बोर्ड बनवा लिया गया। यानी आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर मारने वाले इतने ताकतवर हैं कि वो मरने के बाद जो खून है ना, जब वो खून इंसाफ तलब करता है तो उसको इंसाफ भी नहीं तलब करने देते। मैं तो ये समझता हूं कराची में एक एडवांस जुमला सुन ले कि कराची में कॉकरोच या जेनजी
ये रजा वाले इशू के ऊपर मुझे ये लगता है कि वो बाहर निकल आएंगे, निकल आए हैं और वो खड़े हो जाएंगे। कोई, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ट्रिगर पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट कहीं से भी एक दिन होगा। हम गुड्स ट्रांसपोर्टर का ढोल बजाते रहेंगे और लोग अपने नौजवानों की लाशों के ऊपर इंसाफ तलाश करते रहेंगे। नहीं, ये वाकई बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो कराची में पेश आया है। और डेफिनेट सी बात है, जिस तरीके से सिंध पुलिस ने उसे इन्वेस्टिगेट किया है, मैं तो खुद हैरान और परेशान हो गई हूँ कि अगर ये इस केस का ही हाल है तो जो दीगर के रोजाना की बुनियादों पर रोजमर्रा के केसेस आते हैं वहां पर इन्वेस्टिगेशन का किस हद तक फुकदान होगा, फिर तो पता नहीं है आप किस तरीके से केसेस को देख रहे हो और गरीब को इंसाफ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। जैसा इंसाफ आपने दे दिया वैसे इंसाफ वो बेचारा घर लेकर चला गया। बहरहाल राना अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा क्या स्ट्रेटेजी है हुकूमत वक्त की गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को डील करने के लिए। और ये वाकई, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि चलें अगर सब्जियों तक रसाई नहीं मिलेगी तो सर एक के बाद एक करके तमाम चीजें ही महंगी होती जाएगी ना, और गरीब ने फिर परेशान नहीं होना तो क्या करना है। हमारे यहाँ गंदम बहरान पैदा हो जाता है, आटा बहरान, जब तक बहरान पैदा ना हो हम तब तक तवज्जो नहीं देते उस मसले की तरफ। जी ज़रियाब, आपने वजह फरमाया, लेकिन मसला ये है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजाने की कोशिश की जाती है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए हो और उनको कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं जहाँ तक हम लोग पंजाब गवर्नमेंट की दस्तरस में है उसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और हम लोग आप तैयार हैं। लेकिन कुछ उनके मुतालबात ऐसे हैं कि जिनको जो हमारे दस्तरस में नहीं है और हमने जैसे कि मैं समझना चाह रही हूँ राना अहमद साहब, ऐसे क्या चीज है जिसके ऊपर आप लोग नहीं कायल हो पा रहे? बेसिकली वो फ्यूल प्राइसेस वाला जो इशू है ना उसको बहुत ज्यादा वो लेके जा रहे हैं। वो उसके ऊपर अब ये फेडरेशन का सब्जेक्ट है, फेडरेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक टीम ऐसी हम लोग कंबाइन कॉन्स्टिट्यूट करें कि जिसके अंदर हम इस मैटर को सॉर्ट आउट करें, जिसमें सूबे भी बैठे हों, इनकी रिप्रेजेंटेशन भी बैठी और फेडरेशन से लोग भी बैठे हों। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। जहां तक आपने वजह फरमाया, अगर खुदा ना खास्ता ये कामयाब नहीं होते तो फिर इसके अंदर एक बहरानी कैफियत जो है वो क्रिएट हो जाएगी। कल मैं एक लोकल टीवी चैनल को देख रही थी तो उनकी बाकायदा ये हेडलाइन थी कि जो अशया खुरनोश की तरसील है मार्केटों तक या मंडियों तक, आपको पता है इतवार बाजार लगते हैं, शादमाद में बाजार लगता है, दीगर आप और जगहों पे देख ले तो पंजाब हुकूमत ने बाजार लगा रखे हैं। मतलब लोगों के लिए चीजों का मिलना और उनकी खरीदारी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा अगले आने वाले दिनों में। जी, हम बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं कि ये ना हो, ये बहरान ना पैदा हो और हुकूमत वक्त के साथ बैठ के पंजाब गवर्नमेंट जो है इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज रात तक हम लोग इसको रेक्टिफाई कर लेंगे और उसके अंदर कोई कामयाबी हमें मिलेगी इंशाल्लाह। चलें, आई विश के हुकूमत की जानिब से कोई बेहतरा जाए इस चीज़ का, क्योंकि कल मैं एक जगह पे सुन रही थी, वज़ीर पेट्रोलियम एक टीवी टॉक शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जो लोग हैं जो पाकिस्तान के, वो फिर पेट्रोलियम मालिकान, फिर ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इन लोगों की बातों को, इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये जो एक दिन का कीमतों का तयन के हवाले से फैसला किया था, तो हमने बड़ा सोच विचार करके ये फैसला लिया था। एनीवेज, अगर शहरियार साहब भी यही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारी कोशिश है कि गए रात तक इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया जाए ताकि कोई किसी किस्म का बहरान ना पैदा होती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि फिर आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सब्जियां और दीगर जो शायद खुरनोश की कीमतें हैं उसमें इजाफा तो देखने को मिलेगा। और विद इन द पाकिस्तान नहीं, जब आपकी खुराक की तरसील रुकती है तो हर एक सूबा, हर एक शहर, हर एक इलाका उससे मुतासिर होता है। एनीवेज, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।